इस चैप्टर की बात कर रहे थे। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे रोल ऑफ ऑक्सीजन इन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन का रोल जो है वो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में भी है। वो इस तरह से कि जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनके अंदर जो है वो वहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर यहाँ पे एक जो है बात बताई हुई है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लाजिया। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे जो प्रीमेच्योर होते हैं उनको ऑक्सीजन जो है वो देने के लिए जो है वो उसमें रखा होता है ऑक्सीजन टेंट में। वहाँ पे उनको हाई सप्लाई दी होती है ऑक्सीजन की, ठीक है, क्योंकि उनके लंग्स अभी फंक्शनल नहीं होते, अभी वो प्रीमेच्योर अगर पैदा हो जाए तो उनको ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन टेंट में रखा होता है। फिर अगर वहाँ पे जो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है इसलिए उनकी ब्लड वेसल की जो फॉर्मेशन है वो रुक जाती है बिल्कुल भी, और जो थोड़ी बहुत बनती हैं वो भी जो है वो डिजनरेट हो जाती हैं। फिर उसके बाद जब फुल टर्म का वो हो जाता है उसको वहाँ से निकालते हैं, तो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन टेंट के मुकाबले में थोड़ी होती है। जब ऑक्सीजन की कमी महसूस करता है फिर बच्चा, तो क्या होता है कि वेस्कुलराइजेशन शुरू हो जाती है, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा बनने लग जाती हैं। और फिर इस तरह से होता है कि जो रेटिना की वेसल्स हैं वो इतनी ज़्यादा बनती हैं कि वो वाइट्रस ह्यूमर ऑफ द आई के आगे आ जाती हैं, ठीक है। इस वजह से जो है वो ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फिर जब उसको ऑक्सीजन टेंट में रखते हैं उसकी आइज़ को कवर कर देते हैं और बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन को हम कम करते हैं एटमॉस्फेयर तक लाने के लिए। नेक्स्ट है कि वेस्कुलर ग्रोथ फैक्टर्स इन फॉर्मेशन। इसमें हमने याद रखना है नाम कि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट इंड्यूस ग्रोथ फैक्टर, एंजियोस्टेटिन ये प्रमोट करते हैं, और स्टीरॉयड्स एंजियोस्टेटिन और एंडोस्टेटिन ये तीन जो है वो ब्लड वेसल फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं। तो ये करते कैसे हैं कि सबसे पहले ये होता है कि जहाँ से बनी होती है ब्लड वेसल वहाँ पे स्प्राउट होता है, यानी कि वहाँ से जो है वो जो है वेसल्स बनना शुरू होती हैं, वहाँ पे सेल्स बनने शुरू होते हैं। फिर उसके बाद जो रैपिडली डिवाइड होते हैं सेल, ठीक है, और जो है वो जहाँ से सिग्नल जा रहे होते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं, और फिर जो सेल्स हैं वो एक ट्यूब में कन्वर्ट हो जाते हैं और न्यू वेसल बन जाती है। फिर यहाँ पे है कि वेस्कुलैरिटी इज डिटरमाइंड बाय द मैक्सिमम ब्लड फ्लो, यानी कि जो मैक्सिमम ब्लड फ्लो है वो वेस्कुलैरिटी को डिटरमाइन करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम दिन में एक दफ़ा भी एक्सरसाइज करते हैं तो उस एक्सरसाइज करने की वजह से हमें एक दफ़ा जो है ब्लड फ्लो की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो हमारी जो बॉडी है वो उस ब्लड फ्लो मैक्सिमम जो ब्लड फ्लो हमें चाहिए होता है उसके मुताबिक अपनी वेस्कुलैरिटी करती है। अब सारा दिन में हमें तो ये ना हम एक्सरसाइज करें सारा दिन तो हमें इतना ब्लड फ्लो नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारा ब्लड फ्लो है वो डिटरमाइन होता है कि मैक्सिमम कितना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ रोज़ थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करें तो उससे ब्लड वेसल फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। वो अलग बात है कि वो वैसे कंस्ट्रिक्ट ही रहती हैं जब तक कि हमें ज़रूरत नहीं होती, तो वो कंस्ट्रिक्ट रहती हैं, लेकिन जो है वो हमारी बॉडी जो है वो उसको अडेप्ट करती है कि यानी कि हमें किसी भी टाइम जो है वो ब्लड फ्लो की ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो हमें सप्लाई कर सके। फिर ये कोलेटरल सर्कुलेशन भी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये रीमॉडलिंग का जितना भी लिखा हुआ है ना इसमें ये बस ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इतना से इसको रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें यह है कि जो आर्ट्रियोल्स हैं अगर उनमें ब्लड प्रेशर हाई होता है तो इनवर्ट यूट्रोफिक रीमॉडलिंग होती है, यानी कि जो स्मूथ मसल्स हैं ये इनवर्ट इंक्रीज़ होती हैं, और साइडों पर जो कोलेजन वगैरह है वो स्ट्रेंथन होता है और इसका डायमीटर इंक्रीज़ नहीं होता, तो हाई ब्लड प्रेशर को अकोमोडेट करने के लिए होता है। लार्ज आर्टरीज़ में ये तीनों चीज़ें होती हैं कि अगर बीपी इंक्रीज़ हो, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो, यानी कि आर्टीरियल प्रेशर, तो हाइपरट्रॉफिक रिमॉडलिंग होती है कि स्मूथ मसल्स बाहर की तरफ ग्रो करती हैं ताकि जो है वो ब्लड प्रेशर को बियर कर सकें। लेकिन अगर फ्लो इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा कि आउटवर्ड रिमॉडलिंग होगी, यानी कि जो ल्यूमिन का साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा ताकि जो है फ़्लो उसमें से गुजर सके। फिर अगर दोनों बीपी भी ज़्यादा होगा, ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होगा, तो आउटवर्ड हाइपरट्रॉफिक रिमॉडलिंग भी होगी और आउटवर्ड रिमॉडलिंग भी होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ह्यूमरल कंट्रोल ऑफ सर्कुलेशन। इसमें हमने मेनली नाम याद रखना है और याद रखना है कि इसका फंक्शन क्या है। जैसे कि सबसे पहले नोरेपिनेफ्रिन है, याद रखना है कि ये जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्टर्स हैं। नोरेपिनेफ्रिन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। फिर एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, ये हमने चैप्टर 19 में ये और ये दोनों पढ़ने हैं, बस ये हम याद रख लें कि वैसो कंस्ट्रिक्टर्स हैं, ये हाइपोथैलेमस से निकलता है और एक्ट करता है पोस्टीरियर पाइट्यूटरी पे। फिर वैसोडायलेटर्स हैं ब्रेडिकाइनिन और हिस्टामाइन। हिस्टामाइन जो है वो एलर्जी इन्फ्लेमेशन के जो है होती है तो निकलता है, और मास्ट सेल्स और बेसिफल सेल्स निकालते हैं, यानी कि रिलीज़ करते हैं, और ये वैसोडायलेशन करता है। ब्रेडिकाइनिन में क्या होता है सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखें। कैलिक्राइनिन एक एंजाइम है
जो कि अल्फ़ा 2 ग्लोबिन के ऊपर एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है कैलेट्रिन में। कैलेटिन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ब्रेडिकाइलिन में, और ये वाज़ोडाइलेशन के लिए आर्टरियोल्स को डायलेट करता है और उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, और इसको नेगेटिव करने वाला कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। यानी अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन कन्वर्ट हुआ कैलेटिन में, कैलेटिन कन्वर्ट हुआ ब्रेडिकाइलिन में। ये क्या करता है, आर्टरियोल की डायलेशन करवाता है, परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, इसको नेगेटिव करने वाला कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, और इसको स्टिमुलेट किसने किया था, कैलिक्राइन ने। नेक्स्ट है जो ये कुछ सब चांसेस याद रखने के, जो कैल्शियम है वैसे कंस्ट्रक्शन करवाता है, पहले भी देखा था कि स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है तो ये वैसोडाइलेट करवाता है, मैग्नीशियम भी वैसोडाइलेट करवाता है। हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन हो या फिर ऑक्सीजन की कमी हो या एसीटेट या सिट्रेट हो, ये सारे वैसोडाइलेटर्स हैं। और इसको में कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी, तो इस तरह से जो है ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। थैंक यू।